चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पहुंचे हुए हैं गृहमंत्री अमित शाह और उनका संबोधन। सीधे आपको लेकर चलते हैं जगदलपुर चुनावी रैली। कि मैं आज शहीद प्रवीर बंजदेव, शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद गुंडाधुर की धरती पर आकर आपके साथ बात कर रहा हूं। मित्रों, इस बार देश भर में एक दिवाली मनेगी। सब जगह एक ही दिवाली मनाते हैं ना, जरा बोलो भाई। मगर हमारे छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी। दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है। और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। मित्रों, आज मैं यहां हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताने आया हूं। तीनों प्रत्याशी किरण सिंह देव वर्षों से जगदलपुर में महापौर रहे, जिला के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा बस्तर के जिला के अध्यक्ष भी रहे और हमेशा जनता के बीच में काम करने वाले किरण देव सिंह को हमने टिकट दिया है। आप जरूर उनको आशीर्वाद दीजिए। श्री विनायक गोयल, कोई भी दिन दुखिया आए, किसी भी तकलीफ हो, विनायक जी चित्रकूट में हमेशा उपलब्ध मिलते हैं। और मनीराम कश्यप लगभग 3 दशक से मेरे पास जो सूचना है, जोर से ताली बचाना, मनीराम कश्यप कभी चुनाव नहीं हारे। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जो चुनाव हमारे मनीराम जी लड़े वो जीते हैं। और मैं कहता हूं, मनीराम जी कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी है। चुनाव की कबड्डी में इस बार भूपेश बघेल को जीत देने का काम हमारे मनीराम जी करने वाले हैं। मित्रों, आज जब मैं आया हूं तब मोदी जी ने पूरे देश भर के ट्राइबलों के सम्मान के लिए, आदिवासियों के सम्मान। लगातार इजरायल की ओर से हमास के ठिकानों पर हमलों का दावा किया जा रहा है। इजरायल की तरफ से अब एक तस्वीर जारी की गई है और इस तस्वीर में यह दिखाया गया है कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, हमास के पॉलिटिकल विंग के 4 नेता मारे जा चुके हैं। तारीख के साथ ये तस्वीर इजरायल की तरफ से जारी की गई है। इससे पहले वो आतंकवादी जिनको इजरायल ने ढेर किया था, हमास के आतंकवादी, उनकी तस्वीर भी इजरायल की तरफ से जारी की गई थी। और अब ये तस्वीर इजरायल की तरफ से जारी की गई है। हमास के ये 4 नेता, पॉलिटिकल विंग से जुड़े हुए ये 4 नेता, जिनका खात्मा इजरायल की तरफ से किया जा चुका है। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप है हमास की जो आप देख रहे हैं। और इनमें से किस किस को अब तक इजरायल खत्म कर चुका है, उसी को चिन्हित इजरायल की तरफ से किया गया है। जिसमें 10 अक्टूबर को आप देख रहे हैं किस तरीके से एक मिनिस्टर जो हमास की सरकार में थे, वहां पर गाजा सिटी में उनका खात्मा किया गया था। फिर देखिए किस तरीके से 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, आज भी ये सिलसिला लगातार जारी है। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं युद्ध भूमि से। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जुड़ रहे हैं इस वक्त इजरायल के तेल अवीव से, जहां पहुंचे हुए हैं यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। मुलाकात उनकी बेंजामिन नेतन्याहू से जारी है और इस सब के बीच इसके बाद ऋषि सुनक जा सकते हैं अरब मुल्कों में और मध्यस्थता, खासतौर से वो जो होस्टेज क्राइसिस की सिचुएशन है उसको लेकर कोई समाधान निकालने की कोशिश की जा सकती है क्या अभिषेक?
बिल्कुल, देखिए लगातार पश्चिमी देशों की ओर से ये कोशिश की जा रही है। दो बातें हैं। पहली बात तो ये रोमाना है कि एक सॉलिडेरिटी दिखानी है कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, इसलिए आने का एक बड़ा मकसद ये है। दूसरा बड़ा मकसद ये है कि इस मामले में जिस तरह से गतिविधियां हो रही हैं, जिस तरह से दूसरे देश एंट्री कर रहे हैं, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के दूसरे देश, उनको भी एक मैसेज देना है कि इजराइल अकेला नहीं है और अगर इसमें दूसरे देश कूदते हैं तो फिर ये मामला जो है वो एक ऐसे लेवल पे चला जाएगा जिसमें इजराइल के जो मददगार दोस्त हैं वो भी सीधे तौर पे एंट्री ले सकते हैं। तो एक तरह का आप यूँ समझ लीजिए कि एक तरह का ये अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी का प्रेशर है, इजराइल को मदद का भरोसा है और इजराइल जो गाजा में जो कार्रवाई कर रहा है उसके पीछे की ताकत क्या है, ये भी एक संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। और ये संदेश इसलिए भी है कि इजराइल की जो कार्रवाई है उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए हमास के खिलाफ। देखिए क्लियर यहाँ कहा जा रहा है कि कार्रवाई हमास के खिलाफ हो रही है, ये कार्रवाई किसी देश के खिलाफ नहीं हो रही है। तो ये इस तरह का एक समर्थन जाहिर करने के लिए यहाँ पर लगातार विदेशी नेताओं का आना जारी है और ये मुलाकातें यहाँ पर चल रही हैं। रोमाना, बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। किस तरीके से मुलाकातों का दौर जारी है? सबसे बड़ी चुनौती सचदेव सर यही बनी हुई होगी कि किस तरीके से जो होस्टेज क्राइसिस है उसका समाधान निकले। जी, मेरे ख्याल से वरीयता में ये सबसे ऊपर होगा, लेकिन इसके बाद और भी चीज़ों के ऊपर महत्वपूर्ण कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इन पाश्चात्य देशों के प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को एक तो तेल के बारे में सुनिश्चित करना चाहते हैं, गैस के बारे में सुनिश्चित करना चाहेंगे। वो संकट बड़ा है दुनिया के सामने। जी, वो उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और तीसरी ओर जो ये सुन्नी समाज जो है इसको हमास और पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद से थोड़ा सा फ़र्क करने की ज़रूरत वो महसूस करते हैं, क्योंकि इन दोनों हमास और पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद का ज़्यादा दोस्ताना सुन्नी समाज से नहीं। बिल्कुल सर, बड़ी खबर आ रही है इस बीच युद्ध भूमि से दक्षिण इजराइल में गाजा सीमा पर हलचल बढ़ी है। दक्षिण इजराइल वाला इलाका, मतलब वही अशदोद, अश्कलोन और सिदरौत वाला इलाका, वहां पर इस वक्त जो गाजा बॉर्डर है वहां हलचल बढ़ रही है। बड़ी संख्या में टैंक और सैनिकों का मूवमेंट इस इलाके में देखा जा रहा है। डिप्लॉय किए जा रहे हैं यहाँ पर टैंक्स और सैनिक। किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन बताया जा रहा है शुरू किया जा सकता है। जो रिजर्विस्ट इजराइल वापस पहुंचे थे उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला भी इस बीच इजराइल की तरफ से लगातार जारी रहा है और अब एक बार फिर से ये हलचल बढ़ती हुई गाजा बॉर्डर के नजदीक दक्षिणी इजराइल में। जनरल सोई, ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर क्या कोई कदम फौरन उठाया जा सकता है इजराइल की तरफ से? नहीं, बिल्कुल रोमाना जी, इनफैक्ट इजराइल पूरी तरह तैयार है ग्राउंड ऑपरेशन, क्योंकि बैरकों से निकल के, जैसे आप लोग आपके ग्राउंड में जो रिपोर्टर्स हैं वो दिखाते रहे, मैं देख रहा हूँ आपके चैनल 2-3 दिन से कि पहले पीछे आए थे, वहाँ इकट्ठे हुए, फिर उनकी ट्रेनिंग हुई, आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ, फिर अब आप बॉर्डर के बिल्कुल पास पहुँच गए और पूरी तरह से पूरे बॉर्डर को उन्होंने सील कर दिया, सब जगह डिप्लॉयड है। तो ये प्लान तरीका है जिस प्रकार से अभी मैं बता रहा था पहले कि इजराइल वैसे नहीं जा रहा है, एक सोचे समझे तरीके से जा रहा है। शुरू में झटका लगा लेकिन उसके बाद बिल्कुल तरीके से जा रहा है। आप अभी दिखाते 4 पॉलिटिकल लीडर्स मारे गए, यानी कि कोर ग्रुप को बर्बाद किया। I'm here to express my solidarity with the Israeli people. You have suffered an unspeakable, horrific act of terrorism, and I want you to know that the United Kingdom and I stand with you. I'm looking forward to my meetings later today with the Prime Minister and President, and I very much hope that they will be productive meetings. Thank you again. तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं किस तरीके से वो इस संदेश दे रहे हैं कि हम इजराइल के लोगों के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए यहां पर मौजूद हैं। पिछले दिनों जिस तरीके का दर्द और जख्म झेले हैं इजराइल के लोगों ने, उस मुश्किल घड़ी में यूके इजराइल के लोगों के साथ, यही संदेश देने के लिए मैं यहां इजराइल आया हूं। सुनिए जरा एक बार फिर से। Terrorism. Oh my God. Good morning. I'm pleased to be here in Israel at this important time. Above all, I'm here to express my solidarity with the Israeli people. You have suffered an unspeakable, horrific act. शोक के समय में इजराइल के लोगों के बीच मौजूद हूं। जख्म गहरे इजराइल के लोगों ने जो सहे हैं,
संदेश देने आया हूं कि यूके जो है वो पूरी मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। ये संदेश जो पूरे पश्चिम की तरफ से इजराइल को दिया जा रहा है और इसी से इजराइल को हिम्मत भी मिल रही है इस रूप में जनरल हुई कि वो जो अरब वर्ल्ड है वहां जिस तरीके की गोलबंदी करने की कोशिश की गई इजराइल के खिलाफ, उसको झटका इसी मजबूती से। नहीं, बिल्कुल दोनों बातें हैं। देखिए यहाँ पर एक तो इजराइल को साथ है, मजबूती है, दूसरी बात अरब वर्ल्ड के साथ भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक मिलिटरली साथ है, यहाँ पे एक दुख में साथ है और एक अलग करने की कोशिश हो रही है कि हमास जो आतंकवाद है वो अलग है, फिलिस्तीनियों के कॉज के साथ अभी भी दुनिया जुड़ी हुई है और ये इंग्लैंड भी साथ में। यही कारण है कि आप देखिए कि ब्रिटेन ने उनको फाइनेंशियल एड देने की भी घोषणा की है, गाजा पट्टी की रिकंस्ट्रक्शन, उनके लोगों की मदद के लिए घोषणा की है ताकि एक कम्युनिकेशन का जरिया खुले। आप जो बात कह रहे हैं सर, लेकिन इससे अलग हटकर एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या दुनिया आतंक को लेकर बढ़ गई, क्या आतंक पर बढ़ गई है दुनिया? ये सवाल लोगों के जहन में इस वजह से आ रहा है क्योंकि इजराइल की ये जो लड़ाई है वो हमास जो आतंकवादी संगठन है उसके खिलाफ, लेकिन यहां इजराइल के सामने जो गोलबंदी होती हुई नजर आ रही है वो किस तरीके से मुस्लिम मुल्क हैं जो इस वक्त इजराइल के सामने आकर खड़े होने की कोशिश में हैं। ये गोलबंदी जरा समझिए, मुस्लिम मुल्क वर्सेस इजराइल। ओआईसी की मीटिंग होती है और इसमें जमकर इजराइल पर बरसते हैं ये मुस्लिम मुल्क। 57 देश हैं इस ओआईसी में, जिसमें ईरान प्रमुखता से इजराइल के खिलाफ आग उगलता हुआ सुनाई पड़ता है। फिलिस्तीन है, तुर्की है, लेबनान है, सीरिया है, मिस्र है, इराक, पाकिस्तान, जॉर्डन, मलेशिया, मोरक्को, अफगानिस्तान, लीबिया। और ये जो कल ओआईसी की बैठक हुई जिसमें ईरान की तरफ से तमाम मुस्लिम देशों से ये अपील की गई कि साहब आप जो अपने राजनयिक संबंध हैं वो खत्म कर दीजिए, दबाव बनाइए, तेल को लेकर इजराइल को झुकने पर मजबूर कीजिए। और क्या कुछ कहा गया ओआईसी की इस बैठक में, विस्तार से पॉइंटर्स के साथ जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र देव। राजेंद्र। बिल्कुल रमाना, अभी आप बता भी रही थी उन देशों के नाम भी बल्कि आपने दिखाए। 57 देश हैं ओआईसी में, उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में क्या हुआ ये हमारे दर्शकों के लिए जान लेना बहुत जरूरी है। मीटिंग में क्या कहा गया वो आपको हम बता रहे हैं। सभी 57 सदस्य देश इजराइल के खिलाफ पूरी तरह प्रतिबंधों की बात करें, इसकी अपील की गई। इजराइल पर तेल का प्रतिबंध भी लगाएं, यह अपील की गई ईरान की ओर से। ईरान बहुत मुखर है रोमाना, हम सब जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं। तो वो ये कह रहा है कि इजराइल के साथ सारे कारोबार, सारे बिजनेस बंद करें मुस्लिम देश। इजरायली राजदूतों को अपने वहां से बर्खास्त कर दें, उनको हटा दें फौरन। और गाजा में जो अस्पताल पे जो हुआ और उसके बाद जो ये क्रोध निकलकर सामने आ रहा है इस्लामिक वर्ल्ड में, उसको सबसे मुखरता से आवाज दे रहा है ईरान। और इसीलिए जब मीटिंग हुई तो उसने अपील की इस्लामिक देशों से कि जिनके भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इजराइल के साथ, राजनयिक संबंध हैं, वो अपने वहां से उनके राजदूतों को बर्खास्त करें, उनको निकाल दें, उनके साथ व्यापार समाप्त कर दें। बैक टू यू रमाना। देखिए, महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि बैठक ओआईसी की जिसमें 57 मुस्लिम देश, इसमें सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, लेकिन मुखरता से बार बार जो आवाज उठाता हुआ इजराइल के खिलाफ नजर आता है वो ईरान है। ऐसे में ये ईरान, सचदेव सर, जो मुस्लिम देशों, अरब वर्ल्ड का नेता बनने की यहां पर कोशिश कर रहा है, आपको लगता है कि सऊदी अरब, यूएई इन सबको मंजूर होगा? देखिए, एक दो स्तर हैं, एक औपचारिक स्तर और दूसरा शारिया या स्ट्रीट या गलियों का या गलियारों का। तो जहाँ तक जनता की बात है, जनता में रोष है जो भी अस्पताल में हुआ और भी जो जिस तरह से फ़लस्तीनियों पर अत्याचार हुए हैं, जैसा कि वो समझते हैं, उसके विरोध में प्रदर्शन होते रहे हैं। जो सरकारी तंत्र हैं इन देशों के, उनको इससे अलग कुछ अपने फैसले करने होते हैं और लेकिन वो इससे बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। तो जनता के रोष का वो सामना नहीं करना चाहते, इसलिए इस तरह की ओआईसी वगैरह की मीटिंग होती हैं, प्रस्ताव पास होते हैं। अरब लीग ने प्रस्ताव पास किया है, ओआईसी ने प्रस्ताव पास किया है, निंदा की है इजराइल की, और जो कि अपेक्षित थी। लेकिन इस पर अमल कैसे होगा, राजदूतों को वापस बुलाना या व्यापार ख़त्म करना या फ़्लाइट्स ख़त्म करना वगैरह, ये निर्णय मेरे ख्याल से अभी
आले पर टांके जाएंगे। बिल्कुल जनरल सोई, मतलब कुल मिलाकर ये ईरान की तरफ से घीदड़ भपकी ज्यादा नजर आती है यहाँ पर कि साहब जितने मुस्लिम देश हैं वो सब अपने जो राजनीतिक संबंध है वो खत्म कर दें, तेल को लेकर प्रतिबंध लगा दें इसराइल पर, व्यापार जो है वो खत्म कर दें, ये तो मुमकिन नजर नहीं आता। देखिए, ईरान और इसराइल की दुश्मनी तो हम जानते हैं बहुत पुरानी है और ये अभी ईरान को मौका मिला हुआ है, और चाहे वो ईरान सपोर्टेड है, जो पूरी कहानी है वो ईरान के द्वारा सपोर्टेड है, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार इसराइल ने ईरान को ऐसी ऐसी चोट पहुंचाई है कि जो शायद वो भूल नहीं सकता। वो कभी भी जब भी थोड़ी बहुत उसे शक्ति बनने की कोशिश की, चाहे वो न्यूक्लियर हो या उनके सेना के चीफ को मारा गया हो, कई बार, एक बार नहीं उनके साइंटिस्ट को मारा गया ईरान के अंदर, तो नेचुरली वो ये तो करेगा, ये तो मौका देख रहा है। और आज जो उनका मुखर होने का कारण है कि यही एक कारण है, लेकिन कितने लोग साथ देंगे, कितने लोग ईरान के साथ खड़े हैं। आज देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बहुत ज़्यादा देश नहीं खड़े हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कतार हो या फिर यूएई हो, ये देश किसके साथ खड़े, और कुछ जो है कि इस समय में साथ में खड़े हुए न्यूट्रल देश हैं, लेकिन बात करेंगे हाँ ठीक है आप बुराई कर दी नहीं, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। ओआईसी की बैठक में पहुंचना अलग बात है, लेकिन जो कुछ ईरान इस ओआईसी की बैठक में कह रहा था उसको मानना, उस पर चलना बिल्कुल अलग बात है। इस पर कुछ समझना होगा। बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जानकारी मिल रही है कि गाजा पट्टी जिस तरीके से वहां पर एक मानवीय संकट की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में गाजा के शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे स्कॉटलैंड ने खोले। ये बड़ी खबर है, स्कॉटलैंड अपने यहां गाजा के शरणार्थियों को शरण देगा। स्कॉटलैंड दरवाजे खोल रहा है गाजा के शरणार्थियों के लिए। अब समझिए आप, चाहे इजिप्ट हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे लेबनान हो, इनकी तरफ से गाजा के शरणार्थियों को अपने यहां लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन वहां यूरोप में स्कॉटलैंड वो अपने दरवाजे खोल रहा है। जनरल सोई, नहीं बिल्कुल, बातें सब कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, बयानबाजी हो रही, ओआईसी की मीटिंग हो रही है, बुराई कर रहे हैं, इसको कंडम कर रहे हैं, लेकिन जब जमीन पे करने की बात आती है कि हाँ भैया कुछ लोग आ जाओ, हमारे यहाँ रह जाओ, उसके लिए कोई तैयार नहीं। इजिप्ट तैयार नहीं है, जॉर्डन तैयार नहीं है, लेबनान तैयार नहीं, क्योंकि शायद उन्होंने पहले भुगता भी हुआ है कि जहां पर ये जाते हैं तो किस प्रकार का उसका अंजाम होता है। तो सचदेव से वो जो अरब वर्ल्ड है उसकी जो यूनिटी है, मतलब उसकी भी कहीं ना कहीं पोल खुलती है ना कि असल में कितनी हमदर्दी उन लोगों को, गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों से, कि अपने यहाँ लेने के लिए तो कोई अरब देश तैयार नहीं है। शरणार्थियों को लेने की बात कौन कर रहा है? वो स्कॉटलैंड कर रहा है कि साहब हम लेने के लिए तैयार हैं। दुतरफा तरीके से देखूंगा इसको। ठीक है। एक तो ये कि स्कॉटलैंड कितने लोग लेता है, हाँ। कि नाम मात्र के 50-25 लोगों को अगर ले लिया तो उससे समस्या का कोई खास समाधान नहीं होने वाला है। दूसरी ओर जो अरब देशों का रवैया है वो, जैसा कि जनरल सोई ने कहा कि पहले अनुभव उनको ये लगते हैं कि फ़लस्तीनी जहाँ जाते हैं वो अलग नहीं रहते हैं और वो वहाँ के सियासत में फसाद फैलाते हैं, हाँ। और अपनी वहाँ पर अपनी तरह से जीना चाहते हैं, तो उससे हर कोई उस मुसीबत से बचना चाहता है, हमदर्दी हर कोई दिखा रहा है, लेकिन फिलहाल शरणार्थियों के लिए कोई अरब देश दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। और इसको लेकर जो सबसे बड़ा संदेश निकल कर आया है वो स्कॉटलैंड से आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इजराइल हमास जंग से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कल जो बाइडेन ने इजराइल का दौरा किया था और अब सीरिया में यूएस सैनिकों पर हमला हुआ है। सीरिया के अल तनफ बेस पर ड्रोन अटैक किया गया है। तो मतलब यहां से एक बार फिर समीकरण बदल सकता है क्या? दुनिया पूरी तरीके से इस वक्त बटी हुई नजर आ रही है।